वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूँ आरिफा नूर। नाज़रीन, आज इस्लामाबाद में जो 2 रोज़ा सरबराही इजलास था SCO का, वो इख्तिताम पर पहुँचा। ये जो SCO की सरबराही कॉन्फ्रेंस थी, इसका ना सिर्फ आज तकारीर हुई इस हवाले से, बल्कि जो तकरीब थी उसकी इख्तिताम पर एलामिया भी जारी कर दिया गया। एलामिया पे ऑब्वियसली, क्योंकि ये जो मीटिंग थी इसका फोकस ज़्यादातर ट्रेड, कॉमर्स, क्लाइमेट चेंज और डिजिटल कनेक्टिविटी के हवाले से था, तो उसमें भी जो बात की गई है वो गैर इम्तियाजी और शफाफ तजारती निज़ाम की ज़रूरत पर की गई। और ये भी कहा गया कि ये एक तरफ़ा जो तिजारती पाबंदियाँ हैं और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के क़वानीन के मुतज़ाद हैं, उनको उनकी मुखालफत की गई। ये जो इजलास था इसका मुश्तरका जो एलामिया था वो एक दुनिया, एक ख़ानदान और एक मुस्तक़बिल के फ़लसफ़े पर मबनी था। उसमें ऑब्वियसली ग्रीन डेवलपमेंट, डिजिटल इकॉनमी, ट्रेड, इन सब इश्यूज़ पर बात की गई। इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी, बैंकिंग, सरमायाकारी, सेहत, ज़राअत, इस तरह के इश्यूज़ जो थे उनको भी हाईलाइट किया गया और उनकी अहमियत पर ज़ोर दिया गया। अब ये ऑब्वियसली जो है, इसके बाद जो सारे वहाँ सरबराह मौजूद थे उन्होंने पाकिस्तान को भी खराज तहसीन पेश किया कि एक अच्छी कॉन्फ्रेंस जो थी वो मुनक़्क़िद की गई। अब जब कॉन्फ्रेंस का आज आगाज़ हुआ दिन में, तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने ख़िताब किया। उस ख़िताब में भी उन्होंने ऑब्वियसली इन्हीं सब इश्यूज़ को हाईलाइट किया, मगर ख़ास तौर पे हम कह सकते हैं कि जिस चीज़ का उन्होंने ज़िक्र किया वो अफ़गानिस्तान के हवाले से था। उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान को अपनी सरज़मीन पर दहशतगर्दी का जो इस्तेमाल है उसको रोकना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि वो एक बहुत अहम मुल्क है, इस्तेहकाम और तरक्की जो रीजनल लेवल पे अगर उसका हम ज़िक्र करें, और ये भी उन्होंने आलमी बरादरी से मुतालबा किया कि वो अफ़गानिस्तान में जो इंसानी बुनियादें हैं उनके बेसिस पर इमदाद जो है उस पर तवज्जो दें। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान में जो अमन है और इस्तेहकाम है उसके लिए अफ़गानिस्तान बहुत ज़रूरी है। इजलास में भारतीय वज़ीर ख़ारजा भी आए। ऑब्वियसली बहुत उस पर नज़रें रहीं मीडिया की, ख़ास तौर पे क्योंकि पाकिस्तान और भारत में ताल्लुकात जैसे रहते हैं। इसी हवाले से गुज़िश्ता दिनों में जो एक भारतीय सहाफ़ी बरखा दत्त साहिबा से नवाज़ शरीफ साहब की मुलाकात हुई और जो उन्होंने वहाँ रिमार्क्स दिए, उसकी वजह से भी जो फ़ॉरेन मिनिस्टर थे उन पे मेरे ख़्याल में बहुत नज़र थी। और ये भी कहा जा रहा है कि उनकी इसहाक डार साहब से जो इशाइया था वहाँ गुफ्तगू हुई और ये रिक्वेस्ट की गई थी इंडिया की तरफ से कि वो इकट्ठे बैठें। इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है एजाज अहमद साहब, साबिक सेक्रेटरी खारजा। वेलकम टू द शो सर। एजाज साहब, सर ऑब्वियसली कॉन्फ्रेंस थी, बहुत अहम कॉन्फ्रेंस थी, आज उसका इख्तिताम भी हुआ। किस तरह देख रहे हैं जो तकारीर हुई और जो एलामिया सामने आया है सर? जी, मेरे ख्याल में पहला तो ये है कि इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करना पाकिस्तान में एक बड़ी ही अच्छी खुशाइंद खबर थी हमारे लिए, क्योंकि इतना अरसा हो गया था कि हम इस सतह की कॉन्फ्रेंस नहीं ऑर्गेनाइज कर सके थे। और दूसरी बात यह है कि जो इसके हाशिए पे मीटिंग्स हुई खुसूसन चीन के साथ, वो भी बहुत ही अहमियत की हामिल थी। ये जो इनका एलामिया है ये पुराने एलामिया से ही कंटिन्यूएशन है। 3-4 बातें SCO से हमेशा वाबस्ता रही हैं। पहली तो जब ये वजूद में आई 2001 में, तो उस वक्त से भी मगरिब को ये ख्याल था कि शायद ये मगरिब की जो डोमिनेंस है पूरी दुनिया पे उसको कम करने के लिए ये एक तंजीम बनी है। हालांकि इसमें कुछ ऐसे मुल्क भी हैं जिस तरह का हिंदुस्तान जिनके मगरिब से बहुत ही गहरे ताल्लुकात हैं, ताहम ये तासुर जारी रहा और ये होना भी था, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता जो एक नया इक्तिसादी निज़ाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं दुनिया, क्योंकि नई दुनिया में बड़ी बड़ी और ताकतें आ गई हैं, तो वो आवाज़ मुझे पहले भी आ रही थी। आज से 2 साल पहले समरकंद में जब कॉन्फ्रेंस हुई उसमें भी ये आवाज़ें आई, अस्ताना में भी आई, तो उसी की बाज़गश्त आज मुझे इसमें भी नज़र आई
کہ آپ کو اقتصادی ताउन बढ़ाना होगा और एक फ्रंट। जी जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? सर ये माफ़ करिएगा आपकी बात भी यहाँ काट रही हूँ, क्योंकि आपने जिक्र किया कि इक़्तिसादी ताउन बढ़ाना है, तो सर उसमें हमेशा ये इशू उठता है कि बायलैटरल इश्यूज़ की वजह से मल्टीलैटरल फोरम्स पे हम ख़ास तौर पे अगर हम साउथ एशिया की बात करें, रीजन की बात करें, तो प्रोग्रेस नहीं कर पाते। इसी कॉन्टेक्स्ट में बहुत तवज्जो थी कि फॉरेन सेक्रेटरी जो आ रहे हैं भारत से, वो तकरीर में क्या कहेंगे अपनी जो वज़ीर ख़ारजा है, पर आप उनकी तकरीर को किस तरह देख रहे हैं? ऑब्वियसली आई थिंक कहीं ये भी तहफ़्फ़ुज़ात थे कि वो बहुत सख्त तकरीर करेंगे, बट ऐसा हुआ नहीं। फिर उनकी इसहाक डार साहब से गुफ्तगू भी रही ड्यूरिंग द मील टाइम्स। एनीथिंग पॉजिटिव टू कम आउट ऑफ दैट? जी, पहली बात तो ये है कि ये अच्छा हुआ कि वो आए, और वो ना आते तो या वर्चुअली पार्टिसिपेट करते जिस तरह पिछली एक मीटिंग में हुआ, तो शायद अच्छा ना होता उनके लिए भी, तंजीम के लिए भी। तंजीम में पहले से ये खौफ था कि ये जब हिंदुस्तान पाकिस्तान अपने मसाइल लेकर आ जाएंगे बीच में, तो शायद हमारी कारकर्दगी बेहतर ना हो। लेकिन हमें कम से कम गलत साबित करना चाहिए उनको कि नहीं, हम रह सकते हैं एक नॉर्मल मुल्कों की तरह। तो अब जो इन्होंने तकरीर की, मैंने भी वो सुनी है, देखी है, पढ़ी है। उस पे जो मुझे 2-3 बातें लगी, एक तो एक उन्होंने डायरेक्ट पाकिस्तान के ऊपर कोई अटैक डायरेक्ट नहीं किया, लेकिन इनडायरेक्ट अलबत्ता 2-3 बातें उन्होंने कही हैं। एक तो उन्होंने जो जिक्र किया था वो ये था कि जी इवल फोर्सेस ऑफ टेररिज्म एंड सेपरेटिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म, इस पे बहुत सारे पाकिस्तानी तजियाकारों को मैं सुन रहा था, वो समझ रहे थे कि ये पाकिस्तान पे अटैक है, जबकि मेरा ख्याल में ये एक चाइनीज टर्म थी जो पहले चीनी यूज करते थे। हमने भी कई बार इसको यूज किया, क्योंकि तमाम मुल्कों की तरह पाकिस्तान भी इन तमाम चीज़ों से मुतासर होता है। इसलिए डायरेक्ट मैं नहीं समझता कि ये हमारा क्रिटिसिज्म होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान ने तो बाकायदा जंग लड़ी है टेररिज्म के खिलाफ और आज भी लड़ रहे हैं। और अगर हिंदुस्तान ने कोई यानी इनडायरेक्टली अगर कोई हम पे करने की भी कोशिश की है, तो हमें खुद कम से कम अपने ऊपर इसको नहीं तानना चाहिए। वी शुड बी मोर कॉन्फिडेंट अबाउट इट। दूसरा उनका एक जो बात की जा रही है कि उन्होंने कहा कि कोऑपरेशन विल बी हिंज्ड ऑन रिस्पेक्ट फॉर सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, और कुछ लोग ये समझते हैं कि भाई ये सीपैक का क्रिटिसिज्म है क्योंकि वो जीबी से गुजरता है। भाई जीबी तो हिंदुस्तान का हिस्सा तो हम नहीं मानते हैं उसको कभी भी, और हिंदुस्तान तो बाकायदा यूएन रेजोल्यूशंस को वायलेट भी कर रहा है। तो इस मामले में भी मैं समझता हूँ कि यस, रिस्पेक्ट तो होनी चाहिए, लेकिन जीबी को वो खामखा अपना हिस्सा बना रहे हैं। ये तो सारी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान उसको एडमिनिस्टर करता है, और होपफुली इंशाल्लाह वन डे इट विल बी अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि उसके ऊपर कंसेंसस भी है। तो ओवरऑल मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा उन्होंने तलखी ना करके अच्छा किया अपने लिए। अब अगर मील्स के ऊपर बातचीत हुई होगी, ये तीन हल्की फुल्की तो चलती है, हमारे वजीर खारजा से भी हुई होगी, मुझे उसकी तफसीलात तो मौजूद नहीं है, सामने नज़र नहीं आई हैं, लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है कि ये दौरा उतना तलखी का बाइस नहीं बना जिस तरह पिछले 2 साल पहले जब हमारे वजीर खारजा वहाँ पे गए थे गोवा में, तो वहाँ पे बड़ी तलखी हो गई थी, अगर आपको याद हो। शुक्र है और अच्छा हुआ, हम मेज़बान भी और हमारी रवायात भी है कि हम आए हुए मेहमान जैसे भी मेहमान हो उनकी इज्जत करते हैं, तो अच्छा किया हमने। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हम वक्त निकाला। नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे जो एकदम आईनी तरमीम पर एक दफ़े फिर हुकूमत और उसके इत्तेहादी और ख़ास तौर पे जो मौलाना फजल रहमान साहब से गुज़िश्ता रोज़ भी मुलाकात हुई, और अब कहा यह जा रहा है कि कॉल हो गया है पार्लियामेंट का सेशन और इसको पास करने की एक दफ़े दोबारा कोशिश होगी।
वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे सियासत का। कुछ दिन तो SCO की कॉन्फ्रेंस की वजह से सब तवज्जो जो थी वो रीजनल और इंटरनेशनल इश्यूज़ पे रही। कौन मेहमान आ रहा है, कौन नहीं आ रहा, किसकी तकरीर हो रही है। मगर इस सब के दौरान ही गुज़िश्ता रोज़ ये जो ख़बर थी ये TV चैनल्स पर चली कि मौलाना साहब की बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब से कराची में मुलाकात हुई है। उसके बाद दोनों ने मीडिया टॉक भी की और मीडिया टॉक में ये बताया गया कि एक मुसव्वदे पे दोनों जमातों का इत्तफाक हो गया है। मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा कि आईनी मुसव्वदे से पार्लियामेंट को कमज़ोर करने वाली तमाम बातें जो हैं वो निकालने में कामयाब हो गए हैं और उन्होंने कहा कि इत्तफाक राय में बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का बहुत बड़ा किरदार है जो उन्होंने अदा किया। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि किरदार अदा किया। उन्होंने ये भी कहा कि वो लाहौर जाएंगे, नवाज शरीफ साहब से मुलाकात करेंगे और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी बात करेंगे। इत्तफाक राय उन्होंने कहा कि हम पेश जो है वो क्रिएट करने की कोशिश करते रहेंगे। आज भी इस हवाले से मुलाकात हुई। पार्लियामेंट में जो खसूसी कमेटी है उसका इजलास हुआ। इजलास अभी थोड़ी देर पहले ही जो है वो ख़त्म हुआ। उसके बाद खुर्शीद शाह साहब ने कहा कि चारों जमातों के ड्राफ्ट को यकजा कर दिया गया है। उसमें उन्होंने कहा कि BNP और नेशनल पार्टी का ड्राफ्ट भी जो है वो शामिल है। मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज के जो इजलास था उसमें शिरकत नहीं की। खुर्शीद शाह साहब ने बताया कि आमिर डोगर साहब की तरफ से ये रिक्वेस्ट आई थी कि इजलास को मनसूख कर दे क्योंकि उनकी अपनी जमात की कोई मीटिंग हो रही है। अब क्या फ़ैसला हुआ है, अगेन ना मौलाना फजल रहमान साहब ने बताया, ना बिलावल साहब ने बताया कि कौन सा ड्राफ्ट जो है उस पर इत्तफाक हुआ है, ना खुर्शीद शाह साहब ने आज उसका जिक्र किया। अब बार बार मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि उनके जो MNAs हैं उनको हरासा किया जा रहा है, उन पर दबाव डाला जा रहा है। साथ में अख्तर मेंगल साहब की तरफ से भी ये पैगाम आया कि उनके सेनेटर्स और उनके ख़ानदानों को हरासा किया जा रहा है। उन्होंने ये कहा कि उनके पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा सिवाय इसके कि वो अपने सेनेटर्स को भी ये कह दें कि वो इस्तीफ़ा दे दें सेनेट से। ये गुफ्तगू चल रही है। दूसरी तरफ ऑब्वियसली वकला की तरफ से भी एक फंक्शन हुआ कराची बार एसोसिएशन का गुज़िश्ता रोज़ कराची में, जिसमें तकरीरें वकला की तरफ से की गई और उन्होंने भी अंदिया दिया है कि अगर जुडिशरी को कमज़ोर करने की कोई कोशिश की गई तो वो तहरीक चला सकते हैं। साथ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी मसाइल भी जारी हैं। उन्होंने जो लीडरशिप है उसने पहले 15 की एक कॉल दी एहतजाज की, फिर उसको कैंसिल किया। वर्कर्स की तरफ से बहुत तनकीद हो रही है। इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हम मौजूद हैं बिलाल अजहर कयानी साहब, असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, और बैरिस्टर तैमूर मलिक साहब, रहनुमाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। बिलाल साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सर, अब ये आज अभी मुलाकात होनी है नवाज शरीफ साहब से मौलाना साहब की, तो अभी तक जो इत्तफाक राय हुआ है सर वो किस ड्राफ्ट पर हुआ है, उसकी कौन सी शिकें हैं? बिकॉज ऑब्वियसली हर ड्राफ्ट में मुख्तलिफ चीज़ें थी। सो व्हाट इज द पार्टीज अग्रीड ऑन सो फार? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहब थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखिए, एक तो पहला जो आपका सवाल है, आई थिंक आज लाहौर में नवाज शरीफ साहब से मौलाना साहब की एंड आई थिंक बिलावल भुट्टो साहब की एक्सपेक्टेड है मुलाकात पीपल्स पार्टी के डेलीगेशन की। आई बिलीव ही इज आल्सो गोइंग टू बी देयर जी। तो हमारे पार्टी के भी कुछ रिप्रेजेंटेशन होगी वहाँ पे। और देखिए, जहाँ तक किस ड्राफ्ट पे इत्तफाक हुआ है उसके बारे में तो बेहतर मौलाना साहब और बिलावल साहब ही बता सकेंगे, बिकॉज दे वर द वंस हु हेल्ड दैट मीटिंग यस्टरडे। और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उधर मेरे ख्याल से कुछ लोगों ने, एक दो जर्नलिस्ट ने थोड़ा सा प्रोब भी किया कि आप मजीद तफसीलात बताएं, बट दे सेड आई थिंक एंड दिस मेक सेंस। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब से एक दफ़ा मुलाकात हो जाए, फिर उसके बाद हम चाहेंगे कि उसके बाद जो चीज़ें मर्ज करती है उसको शेयर करें। तो देखिए, बुनियादी तौर पे तो सबको पता है कि मेन चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स और जुडिशल कमीशन के जो रिकॉम्पोजिशन है, जिसमें पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेशन शामिल करना है, अपोजिशन और ट्रेजरी और सेनेट और नेशनल असेंबली, इन सब की उसके ऊपर भी डिस्कशन है। एक तो आई एम श्योर जी आज इंशाल्लाह हम उम्मीद कर रहे हैं कि मुलाकात के बाद, आज मुलाकात के बाद मोर डिटेल्स। तैमूर साहब, ये बताइएगा कि अगर ये फैसला सीनियर लीडर्स नहीं करना है, लीडरशिप नहीं करना है, तो ये जो खसूसी कमेटी पार्लियामेंट में बैठी हुई है
وہ کون سے ڈرافٹ کے اوپر اتفاق کر رہے ہیں جو خورشید شاہ صاحب کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے دیر از اے ورکنگ گروپ، اور آپ اس کمیٹی کو ایز اے ورکنگ گروپ دیکھ لیجیے، چونکہ جو ہماری پارٹی کی طرف سے بھی یا پیپلز پارٹی کی طرف سے یا JUI کی طرف سے جو لوگ ورکنگ ڈرافٹس پہ کام کر رہے ہیں، دے آر دا سیم پیپل بنیادی طور پہ جو اس کمیٹی میں بھی آ کے ریپرزنٹیشن اور ڈسکشن کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ جو سب کمیٹی بنی تھی اس کمیٹی کی، دیٹ واز ہیڈڈ بائی اعظم تارڑ صاحب. آئی تھنک پیپلز پارٹی سے غالباً نوید قمر صاحب تھے، JUI سے کامران مرتضیٰ صاحب تھے. تو یہ وہی لوگ ہیں جو اپنی پارٹیز کی طرف سے بھی ایٹ دا ورکنگ لیول کام کریں. تو اس لیے بوتھ تھنگز آر ان سنک، ون تھنگ از فیڈنگ دی ادر. تو انشاءاللہ سر کئی دفعہ سنک میں پتہ بھی نہیں چلتا پاکستان میں کہ ان سنک کب ہو جائیں. نہیں، اللہ خیر کرے گا جی. کل رات کی میرے خیال سے جو ڈیولپمنٹ ہوئی مولانا صاحب اور بلاول صاحب کی پریس کانفرنس، آئی تھنک یہ اس حوالے سے اٹ واز گڈ سائن کہ ایک اتفاق رائے کا دونوں نے اظہار کیا. اینڈ آئی ایم شیور کہ آج کی ملاقات کے بعد مزید وی آر ہوپنگ کہ مور the sort of consensus we hope would be achieved. I think we are close to that. تیمور صاحب، سر آپ لوگوں نے آج جو پارلیمنٹری یہ کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ورکنگ گروپ جس کو معاف کریے گا بلال صاحب کہہ رہے ہیں، اس میں نہیں شرکت ہوئی، اس کی وجہ what was the logic behind this؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی. ایک تو یہ میٹنگ جو ہے یہ کل ہونی تھی، یہ پری پون کی گئی. تو کئی جو ممبر تھے ہماری طرف سے وہ ویسے ہی اسلام آباد میں موجود نہیں تھے، اور اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کی اپنی کمیٹیز کی بھی میٹنگز چل رہی تھیں اس بارے میں. اور ہمارا ایک یہ بھی موقف ہے اور خیال ہے کہ ہماری مولانا فضل الرحمان صاحب اور ان کی ڈیلیگیشن سے پہلے ملاقات ضروری ہے. اس کمیٹی میں جو باقی پارٹیز کا موقف ہے اس سے تو ہم ایگری نہ کر سکتے ہیں نہ کرتے ہیں اس مسئلے کے اوپر. سو جہاں تک کامران مرتضیٰ صاحب اور ان کی جماعت کی بات ہے تو وہ اب میرے خیال میں لاہور سے واپس آئیں گے تو اس کے اوپر پھر ضرور ڈسکشن اور ڈیلیبریشن ہوگی. ہماری انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ یہی ہے کہ کیونکہ مولانا اس پہ اتنا کلیئر ہیں کہ وہ کسی بھی طرح آئینی عدالتوں کی طرف شاید نہیں جائیں گے، کوئی اور ہی بات ہوگی. ہماری تو خواہش ہے کہ ایسے ہی سر معاف کریے گا آپ کی بات یہاں کاٹ رہی ہوں، بٹ آپ لوگوں کی پارٹی کی ساری اسٹریٹجی جو ہے وہ یہی ہے کہ مولانا صاحب نہیں مانیں گے. That seems to be the beginning and the end of your strategy. تو اگر مولانا صاحب کا ارادہ تبدیل ہو گیا تو آپ لوگ تو پھر نہ 3 میں نہ 13 میں. نہیں دیکھیں، یہ بات نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف اور ویسے لائرز باڈیز بھی جو ہیں وہ اس وقت ڈفرینٹ ہائی کورٹس میں گئی ہوئی ہیں اس معاملے کے اوپر. کچھ میں اگلے ہفتے کی تاریخیں ہیں، کچھ میں ان کو انٹرٹین نہیں کیا گیا. آپ کو ایک احتجاج کے سلسلے کا بھی پتہ ہے کہ وہ چلتا رہا ہے. اس کے اوپر واضح موقف ہے، دو ٹوک موقف ہے. ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح اب انہوں نے کون سا احتجاج کا سلسلہ سر؟ نہیں، جو ہوتا رہا، لیکن میں یہ کہوں گا کہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ جلد بازی میں نہیں کرنی چاہیے. ابھی بھی یہ جو بات کر رہے ہیں کہ بلال ان کے ایک سینئر اسپوکس پرسن بھی ہیں پارٹی کے، حکومت کے بلکہ، تو ابھی تک ڈرافٹ تو کسی نے دیکھا نہیں ہے، جو کہ اس وقت ایک نئی بات جو چل رہی ہے، جو نیا ڈرافٹ ہے. تو یہ جب تک وہ آتا نہیں ہے سامنے، یہ 16 ممبر کمیٹی جو ہے یا اس سے بڑی ہے، ان کے آگے بھی نہیں آتا، ہمارے آگے بھی نہیں آتا، تو میرے خیال میں یہ بات اسی طرح چلتی رہے گی اور اگلے مہینے میں چلی جائے گی. یہ کل کا اجلاس تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی آئینی ترامیم کے لیے ہے، بٹ یہ بتا سکتے ہیں بہتر. ہم امید کرتے ہیں کہ جلد بازی میں پھر دوبارہ سے کچھ کرنے کی کوشش نہیں ہوگی اور اس چیز کو آرام سے سب کے سامنے. بالکل ٹھیک سر، یہاں مجھے بریک لینا ہے تو بریک اگر آپ اجازت دیں گے تو بلال صاحب سے یہی پوچھتے ہیں. جی ویل جسٹ ٹیک اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. بلال صاحب، اب یہ جو تیمور صاحب نے بات کی ہے کہ ٹمورو مائٹ بی ٹو سون، ایک دم سیشن بلا لیا گیا ہے، ایکٹیویٹی شروع ہو گئی ہے. آپ کو پتہ ہے اسلام آباد تو تھرائیوز آن ریومرز اینڈ گاسپ، تو اب باتیں شروع ہو گئی ہیں کہ جی کل پھر ایک دفعہ نا ریل روڈ کرنے کی کوشش کی جائے گی امینڈمنٹ کو. بٹ سر ابھی آپ مطلب کہ ابھی نواز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی نہیں، ڈرافٹ کا ہمیں معلوم نہیں ہے، کیوں سیشن بلا لیا؟ دیکھیے سیشن تو ویسے بھی روٹین میں مطلب کہ ہونا ہوتا ہے نا جی، سال کے ایک، یعنی کہ اس کا امینڈمنٹ سے کوئی تعلق نہیں. دیکھیے سیشن بلا لیا گیا ہے اور سیشن کے اندر ادر جو بزنس پینڈنگ ہے، چاہے وہ لیجسلیشن ہے، کویسچن آور آتے ہیں، آپ کی کالنگ اٹینشن نوٹسز ہوتے ہیں، دیگر بزنس وہ بھی پینڈنگ ہے. تو وہ میرے خیال سے کل سے آغاز ہو جائے گا. مگر
जिस तरह का मोमेंटम हम देख रहे हैं, अगर इन्हीं दिनों के अंदर इसी सेशन के दौरान इस तरह का इत्तेफाक राय हो जाता है और नंबर्स कंप्लीट हो जाते हैं और उस तरह का कंसेंसस और कंफर्ट लेवल अचीव हो जाता है जिसकी कोशिश जारी है, तो ऐन मुमकिन है कि इस सेशन के अंदर भी इट इज अ पॉसिबिलिटी, बट दिस इज नॉट द प्राइमरी रीजन फॉर व्हाई दिस सेशन हैज बीन कॉल्ड। माफ करिएगा, जस्ट टू ऐड टू इट, क्योंकि सेशन की ऑफिशियल इत्तला बाद में आई है, पहले ये खबरें चलनी शुरू हो गई हैं कि आप लोगों की अगर कोई पार्लियामेंटेरियन सफर कर रहे हैं तो उन सबको वापस बुलाया गया जी जल्द तो में। नहीं देखिए, वो तो सेशन के लिए वैसे भी अटेंडेंस छुट्टी भी ले लेते हैं ना, पार्टी के वेब्स और पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी से ही काम करते हैं। जी आई नो सर, बट वो जिस तरह आपको पता है ना कि जिस तरह के ये समझ हैं, उससे यही लगता है कि आप लोग एक दफे फिर तैयार हो गए। देखिए, आई एम टेलिंग यू वेरी कैटेगोरिकली, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, यस देयर इज, एंड इन फैक्ट देयर इज अ होप कि अगर हम इत्तेफाक राय जिस तरह आज सर इतनी जल्दी क्यों है? नहीं, जल्दी की बात नहीं है। देखिए आरफा साहब, बात ये है सर मैं इसलिए पूछ रही हूँ, माफ करिएगा आपकी बात काटिए, कि वो ये जो जल्दी है ना, इसकी वजह से फिर 2+2=4 होता है कि आप लोग करंट चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट से पहले ये करना चाहते हैं, चाहे आपने उनको रिटेन करना है, चाहे आपने जो पुराने तरीके से या जो करंट तरीका है उससे जो नए चीफ जस्टिस बनने हैं उनको बनने नहीं देना चाह रहे। देखिए ना, फिर ये बात होती तो है ना सर। मेरी गुजारिश सुन लीजिए। देखिए बात ये है, हमने हमेशा कहा है कि कोई डेडलाइन नहीं है, मगर अगर तो इत्तेफाक सर आपने ये बिल्कुल नहीं सर, सॉरी, मैं माफ करिएगा, आई विल, ये मत कहें कि आपने नहीं कहा, क्योंकि आपके बहुत से सीनियर मेंबर्स ऐसे हैं जो बार बार ये कहते रहे हैं कि डेडलाइन है हमारे लिए। मैं सिर्फ ये आपको कहना चाहती थी। अगर मैं आपको बता रहा हूँ जो मेरे इल्म में ऑफिशियली गवर्नमेंट का और पार्टी का स्टांस है कि हमारे लिए बुनियादी तरजीह यही है कि हम इत्तेफाक राय के साथ जितना जल्द हो सके ज़रूर कंसेंसस अचीव करें। देखिए अब ये कहना कि जल्दबाजी में आ रहा है, मैं इसलिए इत्तेफाक नहीं करता चूंकि अब आप देख रही हैं कि हर सतह पे देयर हैव बीन सेवरल राउंड्स एंड काउंटलेस आवर्स ऑफ कंसल्टेशंस दैट हैव नाउ हैपेंड बिटवीन वेरियस पार्टीज। पाकिस्तान बार काउंसिल की बार्स की भी इनपुट आई है, इस कमेटी के अंदर भी पार्टीज ने अपने दीगर ने ड्राफ्ट भी शेयर किए हैं, और ऑब्जेक्टिव यही है कि अगर इस मोमेंटम को कैपिटलाइज करके जल्द अगर कोई इत्तेफाक राय पैदा हो सकता है तो उसको करना चाहिए। एक चीज़ अगर तय हो गई है तो उसको ले आना चाहिए। हम हरगिज़ ये नहीं कह रहे कि हर सूरत इन दिनों में आना है, मगर हम आज जो लग रहा है, गुज़िश्ता रात जो मौलाना साहब और बिलावल साहब ने प्रेस टॉक की, आज की मुलाकात के बाद अगर इत्तेफाक राय हो जाता है एंड वी फील द नंबर्स आर कंप्लीट एंड देयर इज अ कंफर्ट लेवल, तो देयर इज नो रीजन व्हाई इट शुडंट बी टेबल्ड एंड ब्रॉट इन द कमिंग डेज। बट कोई चीज़ अभी तक हतमी नहीं है इस हवाले से। जी बिल्कुल। आपको मंसूर अली शाह साहब के चीफ जस्टिस बनने से कोई इशू है पार्टी को? नहीं जी, देखिए हमें कोई इशू नहीं है। बुनियादी तौर पे जुडिशल रिफॉर्म्स जिसका हम बार बार जिक्र कर चुके हैं, उसका हमारा ज़रूर हमें हम चाहते हैं कि वो लेके आए इत्तेफाक राय के साथ। तो हमने ये बात कैटेगोरिकली हम कह चुके हैं कि कोई हमारे जहन में डेडलाइन नहीं है, मगर यस अगर एक चीज़ मुकम्मल हो रही है, सारी लीडरशिप की भी तवज्जो उस तरफ है, वर्किंग कमिटीज़ भी काम कर रही हैं, एंड वंस दैट कंसेंसस इज अचीव्ड देन देयर इज नो रीजन व्हाई इट शुड बी डिलेड एनी फर्दर। मुझे ये बताएं सर कि ये जो आप कहते हैं कि कंसेंसस होना है, तो सर कंसेंसस में तो कोई गिव एंड टेक होता है ना, तो व्हाट इज योर मैक्सिमलिस्ट पोजीशन, और आप क्या कंसीड करने को क्या तैयार हैं? इफ यू जस्ट अलाउ मी, क्योंकि देखें ना, मौलाना साहब कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की बात करते हैं, बिलावल साहब कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट की बात करते हैं, अब जब इत्तेफाक का जिक्र हो रहा है तो अब किसी ने तो कोई तो पीछे हटा होगा ना, तो आप लोग किधर पीछे हटेंगे? देखिए मैं इसलिए इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि ये सवाल कल रात मौलाना साहब से बिलावल साहब से पूछा भी गया, एंड दे चोज नॉट टू डाइवर्ज दैट एंड दे सेड कि हम एक दफ़ा नवाज शरीफ साहब से मुलाकात कर लें, उसके बाद फिर हम उसकी मजीद चीज़ें बता सकेंगे। तो इसलिए वी विल सी व्हाट रिजल्ट्स what comes out as a जी तो वैसे आप पे तो पता है? नहीं जी, नहीं देखिए मैं मतलब सीनियर नहीं ऑनेस्टली मेरे इल्म में नहीं है, क्योंकि आज पीएमएलएन के पास उन्होंने कल शाम की हुई बात लेके आनी है द हाईएस्ट लेवल। उसके बाद जो नतीजा निकलेगा, तो देखिए बुनियादी मकसद तो यही है कि हम एक ऐसा तरीका निकालें जिससे आपके कोर्ट्स का टाइम फ्री अप हो, ताकि आम शहरियों के जो केसेस हैं वो भी सुने जा सकें और बेहतर तरीके से। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में टाइम फ्री अप हो, बाकी कोर्ट्स में तो मसला ही नहीं है। आजम तारड़ साहब जिक्र कर चुके हैं अबाउट लेजिस्लेशन दैट ही इज अबाउट टू ब्रिंग, वो सिंपल
लेजिस्लेशन बाद में आएगी ना सर, अभी तो हम इसी की बात करें ना। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो बिल्कुल, ये अभी सुप्रीम कोर्ट को ही बिल्कुल इट विल अफेक्ट दैट, एंड द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जिसके हम बात कर चुके हैं, मगर बेंच वर्सेस कोर्ट के ऊपर मेरे ख्याल से मजीद क्लैरिटी आज की मुलाकात के बाद आएगी। जी तैमूर साहब, सर व्हाट नेक्स्ट फॉर योर पार्टी? मतलब कि ये तो सारे लगता है कि इत्तेफाक कर ही जाएंगे ना इन सारे इश्यूज पे, तो आप लोगों की तो बिल्कुल मुख्तलिफ पोजीशन है। वही वाला सवाल जो मैं बिलाल साहब से पूछूं, आपसे भी पूछूं कि आप क्या कंसीड करने को तैयार हैं, एंड इन ऑर्डर टू गेट व्हाट? जी देखिए, मैं इस पे थोड़ा सा अपना तबसरा करना चाहूँगा जो अभी बिलाल साहब ने बात की। मेरे ख्याल में अगर कोई कंसेंसस इनकी साइड पे और मौलाना साहब की पार्टी के साथ अगर कुछ हुआ भी, तो मेरा ये ख्याल है कि ये जो बिलावल जरदारी साहब की बात है, वो तो फेडरल कोर्ट्स के साथ प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट भी चाहते हैं। PMLN जो है ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की बात करती है, और मौलाना साहब जो हैं वो एक आईनी बेंच की बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सो मेरे ख्याल में कि हम इस हद तक कामयाब हैं, और लगता है कि कामयाब होंगे, कि ये इनका जो एक बगैर वजह के ये जो एक नया कोर्ट स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर रहे थे, वो शायद ये अचीव नहीं कर सकेंगे। दूसरी बात जो है बहुत अहम है, नहीं सर आप, बट वही वाली बात ना कि ये तो मौलाना साहब की अचीवमेंट है, ये आप लोगों की अचीवमेंट नहीं है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट यू कैन अचीव और नॉट अचीव। नहीं देखें हमारी अचीवमेंट बिल्कुल इस तरह है कि उनके साथ हमारी ही डिस्कशंस चल रही हैं, उनके साथ मुशावरत जो है वो हमारी टीम की ही चल रही है। सो बिल्कुल उसमें मेरे ख्याल में मैं अपनी पार्टी तो सबसे बात कर रहे हैं ना, ये क़यादत को बिल्कुल क्रेडिट देता हूँ, बिकॉज अगर वो प्रेशर ना होता तो ये कोई बात ही नहीं बनती। दूसरी इसमें मेरे ख्याल में एक चीज़ ये है कि हमारा एक बहुत वाज़ेह मौक़िफ़ रहा है कि फ़र्द वाहिद के लिए कोई भी कानून साजी, ख़ास तौर पे आइन साजी नहीं हो सकती। तो हमें ये लगता है कि ये जो एज बढ़ा के कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के जजेस की मौजूदा चीफ जस्टिस को उधर का चीफ जस्टिस बनाने की बात थी, ये मेरे ख्याल में ये मुमकिन नहीं होगा। और ये अगर ये भी चीज़ हो जाती है ठीक, तो मेरे ख्याल में ये एक कामयाबी है पाकिस्तान की अदलिया की, जमहूरियत के लिए आवाज़ उठाने वालों की, क्योंकि फिर बात थोड़ी मुख्तलिफ होगी। सो मेरे ख्याल में अगर ये चीजें इस तरफ बिल्कुल। सर यहाँ बिलाल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, अगर आप इजाजत है। बिलाल साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी मैं बस मुख्तसरन बस इतना ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर ये समझते भी हैं नंबर 1 कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट वर्सेस बेंच के ऊपर क्लैरिटी तो आई थिंक मजीद आ ही जाएगी, जो मैं पहले कह चुका हूँ। मगर अगर PTI वाकई इसको अपनी अचीवमेंट समझती है, अगर इस तरह के कोई चीज़ रिजल्ट करती है, तो फिर मैं उम्मीद करता हूँ PTI उसके हक में वोट भी डालेगी। तैमूर साहब देखें हक में वो तो जब फाइनल एक मसवदा आएगा, और हमने बिल्कुल उसके ऊपर एक वाज़ेह बात की है कि ये जल्दबाजी फिर ना करें। अगर कोई चीज़ सामने आ जाती है, और हमें अभी तो खैर 12 दिन हो गए कि इमरान खान साहब तक रसाई नहीं है, तो वो जो भी फाइनल बात होगी उनको पार्टी अंदर जाके उनसे मुलाकात में बताएगी, और उनका जो उसके ऊपर डिसीजन होगा उसको बिल्कुल फॉलो करेंगे। लेकिन अगर मुनासिब बात होगी तो तैमूर साहब बट वही वाली बात, अगेन आई कम बैक टू दैट कि आप लोगों की कोई पोजीशन नहीं है, इन द सेंस कि मौलाना साहब अगर कल को इनके साथ इत्तेफाक कर जाते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो इज लेफ्ट हाई एंड ड्राई, लेफ्ट आउट इन द कोल्ड, व्हाटएवर एक्सप्रेशन यू वांट टू यूज। हमारी बिल्कुल पोजीशन है, हम एक अलहदा आईनी अदालत जो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सुप्रीम हो उसके खिलाफ हैं। हम रिटायरमेंट एज की इस टाइम पे एक्सटेंशन के खिलाफ हैं। हम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट अगर ये बनाते हैं, कोई बनाने की कोशिश करते हैं, तो उसके जजों की जो एज ऑफ रिटायरमेंट है वो बढ़ाने के खिलाफ हैं। अगर ये चीज़ें, ये क्लैरिटी आ जाए कि ये वाकई फ्यूचर की बात हो रही है, ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही किसी बेंच की बात हो रही है, ये अदालती इस्लाहात की बात हो रही है, किसी फर्द वाहिद के लिए नहीं हो रही, कोई नया कोर्ट स्ट्रक्चर बना के जिसको कंट्रोल किया जा सके उसकी बात नहीं हो रही, तो यकीनन मैं इस बात को कहता हूँ पार्टी के वकील के तौर पे कि हम बिल्कुल पूरी तरह देखेंगे, और अपने पार्टी के कायदीन को, कायद को बिल्कुल सही तरह उसको ब्रीफ भी किया जाएगा कि इसके खदोखाल क्या हैं और हमें इसके बारे में क्या करना चाहिए। बिल्कुल ठीक। जी नाज़रीन, यहाँ पे लेते एक छोटी सी ब्रेक, राइट बैक। वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू कर रहे हैं बिलाल कियानी साहब से और तैमूर मलिक साहब से। बिलाल साहब, आप कॉन्फिडेंट तो बहुत हैं कि इत्तफाक हो जाएगा, आप कहते हैं कंसल्टेशन, बट सर वकला का रिएक्शन आ रहा है। गुज़िश्ता रोज़ जो कराची बार एसोसिएशन का इजलास हुआ है उसमें बहुत सख्त तकारीर की गई हैं। आर्ट यू वरीड, क्योंकि आगे इलेक्शंस भी आ रहे हैं यू नो बार्स के, तो ये इतना आसान आप लोगों के लिए नहीं होगा। कंसल्टेशन आपने
ان کے ساتھ کوئی خاص کی نہیں ہے. نہیں عارفہ صاحبہ، میرے پاس ایک بلکہ فہرست پڑی ہے جو مجھ سے لا منسٹر صاحب سے ہی ملی ہے. جو لا منسٹر صاحب تو خود ہی سر غائب ہو گئے ہیں. وہ شکر ہے یہ آپ نے ایس سی او کی کانفرنس کی تو وہ نظر آئی، نہیں تو پچھلی پارلیمنٹ کے وہ جو سیشن کے بعد تو لگ رہا تھا کہ آپ کے لا منسٹر بھی چھٹی پہ چلے گئے. دیکھیے اب میں آپ کو بتاتا ہوں جن بار سے کنسلٹیشن اعظم طارق صاحب نے مجھے اکارڈنگ ٹو ہیم اینڈ آئی ایم شیئرنگ دی انفارمیشن آئی گاٹ فرام ہم، پاکستان بار کاؤنسل، سپریم کورٹ بار، کے پی بار کاؤنسل، پنجاب بار کاؤنسل، سیورل ہائی کورٹ بار، سندھ بار کاؤنسل، یہ وہ ہیں جن سے ان پٹ یہ لے چکے ہیں. اور پاکستان بار کاؤنسل کی جو ان پٹ تھی وہ ایک کمپیریزن میں انہوں نے حکومتی جو شکیں ہیں اور جو پاکستان بار کاؤنسل سے ان پٹ آئی وہ انہوں نے اسپیشل پارلیمنٹری کمیٹی میں بھی شیئر کی، بلکہ اٹ واز آلسو شیئرڈ ود دا میڈیا آئی بلیو. تو دیکھیے کنسلٹیشن تو ہوئی ہے. یہ کہنا کہ کیا سارے وکلاء ساتھ ہیں، ہرگز یہ دعویٰ نہیں ہے، مگر دیکھیے پولیٹیسائزیشن آف بارز بھی ہوئی ہے. اب دیکھیے جہاں پہ حامد خان صاحب ہیں، دیگر وکلاء ہیں، دے آر پی ٹی آئی لائرز، صلاح الدین احمد صاحب، نہیں ٹھیک ہے، فیصل صدیقی صاحب، احمد کرد صاحب، یہ پی ٹی آئی کے لائرز نہیں ہیں اور سب سے گزشتہ روز سب سے سخت تقریریں ان میں سے کچھ لوگوں نے کی ہیں. میں ہرگز یہ کلیم نہیں کہہ رہا کہ سارے وکلاء اگری کرتے ہیں، مگر یہ تاثر دینا کہ سارے وکلاء ڈس ایگری کرتے ہیں، میرے خیال سے یہ بھی آئی ایم جسٹ ٹرائنگ ٹو سے کہ دیر از اے ڈیوائڈ. ہاں بٹ ان دا سینس کہ بٹ ہماری کوشش رہے گی کہ ساری وکلاء برادری کو مزید ول کنٹینیو کہ ان کو قائل بھی کریں. Does it matter to you if PTI comes on board or doesn't come on board? Government, I mean obviously I mean the government when I say. عارفہ صاحبہ میں تو ایز اے سیاسی ورکر، ایز اے پارلیمنٹیرین آپ سے کہوں گا کہ more consensus is always better than less. جی بٹ تو you know for me پی ٹی آئی اگر اس پہ کر جاتی ہے اور کنسٹرکٹیو طریقے سے یا وہ اس کو سیریسلی لے کے اس آن بورڈ آ جاتے ہیں تو بہتر ہے، اچھی بات ہے. مگر اگر نہیں آتے تو آپ مطلب کہ کیا آپ میرے پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ کیا آپ مزید وقت دیں گے ٹو کنونس دیم یا مولانا صاحب آن بورڈ آئے اور آپ لوگوں نے گاڑی چلائی؟ ہم نے یہ نہیں ہو سکتا جی کہ وی کین ناٹ آلسو بی ہیلڈ ہاسٹیج ٹو پی ٹی آئی، یہ بھی نہیں ہوگا جی. تو ہم بالکل ایک ایفرٹ ہوئی ہے کمیٹی کے اندر بھی، مولانا صاحب کے ساتھ یہ زیادہ کمفرٹیبل تھے، انہوں نے ان کے ساتھ انگیج بھی کیا. تو مطلب کہ آپ بیسکلی مولانا صاحب کو اس لیے انگیج کریں کیونکہ نمبرز آپ کے کم ہیں. اور دوسری بات یہ مولانا صاحب نے ہی کہا تھا کہ وہ پی ٹی آئی سے انگیجمنٹ کی ذمہ داری لیں گے. دیکھیے تو مولانا صاحب جب ہمارے ساتھ اتفاق رائے کر رہے ہیں، یہ پی ٹی آئی کے لوگ کچھ آپ کے ساتھ ووٹ کریں گے؟ میں امید کرتا ہوں جی، بالکل میں امید کرتا ہوں. سر یو نو کہ وہ کیوں ووٹ کریں گے آپ کے ساتھ؟ بالکل جی، اب ہم قائل کریں گے بالکل ممبران کو، دن فرادی سطح بھی کریں، جماعتی سطح کے اوپر مولانا صاحب کریں. ضمیر کی آواز ان کی جو آپ جانتے ہیں نا کہ وہ ضمیر کی آواز کب جانتی ہے پاکستان میں سیاستدانوں کی؟ جی دیکھیے مجھے تو یہ پتا ہے کہ ہم اس پیکیج کی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ پیکیج کی افادیت کی بنیاد پر اور جو ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے بہتری آئے گی جوڈیشل نظام میں، اسی بنیاد کے اوپر ہم جماعتوں کی لیڈرشپس کو بھی قائل کریں. ویسے آپ کو پتہ ہے نا ضمیر کی آواز کیا ہوتی ہے پاکستانی سیاست میں؟ پاکستانی سیاستدان کی جب ضمیر کی آواز جانتی ہے، یو نو دا کانٹیکسٹ نا. دیکھیے I'm just telling you exactly what we are aiming for right now. Or are you too young to know this? I'm young for several things, but maybe this is one of them. جی تیمور صاحب، اگر سر یہ کل اب جی سر تیمور صاحب جی تیمور صاحب کو بھی تاریخ اتنی پتا ہوگی جتنی آپ کو نوجوان سیاستدانوں کی ڈیفینیشن. جی بالکل، آپ دونوں جو ہے نا، آپ لوگوں کو کیا پتا کہ اس ملک میں کیا کیا ہوتا رہا ہے. جی لیکن جو اب ہوتا رہا ہے پچھلے کچھ سال میں، یہ تو ہمارے سامنے ہو رہا ہے جی، اور ہم دیکھ رہے ہیں. میں بالکل اسی بات پہ کروں گا آگے کہ دیکھیں ابھی تک سر پاکستان تحریک انصاف کے لیے بھی تاریخ جو ہے نا وہ تب سے ہی شروع ہوئی ہے جب آپ لوگوں کے ساتھ ہونا شروع ہوا ہے. سو یہ بھی مسئلہ ہے تھوڑا سا. نہیں، اور ہمیں بالکل ماضی کی کوئی اگر غلطیاں ہوں ان کو بھی ماننا چاہیے اور اس کو کرٹیسائز بھی کرنا چاہیے. میرے جیسے لوگ تو بالکل کریں گے اور بالکل ہر لحاظ سے کریں گے. میں صرف آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اب جو کل کی بات، اگر یہ خدا نخواستہ کل کچھ بل پاس کرنے کی کوشش کرتے ہیں آئینی ترامیم کا اور نمبر پورے کرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے ممبران میں سے کچھ ان کے لیے ووٹ ڈالتے ہیں، تو میرا سوال بڑا معصومانہ ہے ان سے کہ ڈرافٹ تو انہوں نے بھی نہیں دیکھا، ان کو کس وقت دکھائیں گے، ان کو قائل کس وقت کریں گے، اور یہ کیسے ڈیسائیڈ کریں گے کہ ان میں سے کس کو قائل کرنے کی کوشش کرنی ہے؟ عوام بے وقوف نہیں ہے جی، عوام دیکھ رہی ہے کہ کس کے اوپر کتنا دباؤ ہے، اس وقت کیا سلسلہ چل رہا ہے. تو یہ ایسی ترامیم کرا کے، وہ بھی قانون اور انصاف کے لیے، جو قانون اور انصاف کی دھجیاں اڑا کے کرائی جا رہی ہوں، تو میرے خیال میں اس کی کیا افادیت ہوگی، اس کا کیا مستقبل ہوگا. تو یہ ایسے نہیں کرنا چاہیے. اگر واقعی آئینی عدالت کی چیز سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ یہ سر آپ کی آرگیومنٹ بالکل صحیح ہے. آئی مین اس سے میرے خیال میں کوئی، بٹ لگ سر یہ رہا ہے کہ اب آپ لوگ صرف مورل آرگیومنٹس ہی دے سکتے ہیں. آپ کے پاس
कोई तरीका नहीं है कि आप हुकूमत को रोके। एहतजाज आपसे होता नहीं, आपकी पार्टी में अब लीडरशिप का और वर्कर्स का इतना हम कह सकते हैं ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ गया है कि उनकी बात पे भी कोई यकीन अब करने को तैयार नहीं। आपकी जो सपोर्ट बेस है वो लीडर्स के ऊपर, आप यू डोंट हैव अ स्ट्रेटजी। नहीं जी, मैं इस पे एक बात करूंगा। देखें, हम लेकिन बेवकूफ़ भी नहीं है ना। अब आप ये देखें कि इन्होंने एक काला कानून बना दिया है कि इस्लामाबाद की हदूद के अंदर संगजानी में भी कोई बिला इजाज़त सियासी इज्तिमा नहीं हो सकता, बेसिकली कोई प्रोटेस्ट भी नहीं हो सकता। और हर वक्त इन्होंने दफ़ा 144 भी लगाई हुई होती है और ये भी कहा होता है कि कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं हो सकती। आप कहती हैं लोग आ जाएं। इमरान खान की बहनें और सेनेटर आज़म सवाती जैसे लोग जो हैं वो 4 अक्टूबर के गिरफ्तार हुए हैं, आज 16 तारीख है। सो बात और बेतहाशा लोग गिरफ्तार हुए हैं इस सिलसिले में। तो अब आप क्या चाहते हैं? और इन्होंने 3 साल की सजा चैलेंज होता है ना पार्टीज के लिए कि आप किस तरह मुश्किल वक्त के अंदर आप एहतजाज कर सके। मेरे कहने का ये मकसद है सर कि अगर आप एहतजाज भी नहीं कर सकते, पार्लियामेंट में भी आपके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, तो आप रोक तो नहीं पाएंगे अगर इनके नंबर्स पूरे हो जाते हैं मौलाना साहब के साथ। नहीं, देखिए, इनके नंबर्स मौलाना साहब के साथ तो पूरे नहीं होंगे। इनके नंबर्स जो हैं वो किसी और तरह ही पूरे होंगे, वो आपको भी पता है। और उसके ऊपर ही हम बात कर रहे हैं कि वो माहौल ही क्यों बन चुका है। ये किस तरह जस्टिफाई करेंगे जब अभी तक ड्राफ्ट किसी को पब्लिक नहीं है? जो पार्लियामान की कमेटी है आज भी वो बिला नतीजा अगर इख्तिताम पजीर हुई है। सर, अगर आप इजाजत दें तो मैं यही जवाब ले लूं बिलाल साहब से। बिलाल साहब, कैसे आपको खुद ही ड्राफ्ट का नहीं पता, किस वक्त आप कन्विंस करेंगे ये जो ज़मीर की आवाज पे लोग आपके साथ आएंगे? तैमूर साहब खुद लॉयर हैं, ये नहीं होता कि आप एक वक्त में 400 लोगों को ड्राफ्ट दिखाते फिरें। अच्छा, नहीं वर्किंग कमिटीज ही काम करती हैं जमातों की। वो वर्किंग कमिटीज में इनके लोग भी बैठे हुए हैं नहीं, देखिए, जिन्होंने आपके साथ वोट करना है। नहीं, देखिए, उनको आप अदरवाइज भी तो एक एवरीवन नोज कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट से कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, जुडिशल कमीशन की कॉम्पोजिशन जो है, उसके लिए आई डोंट नीड टू सी द ड्राफ्ट एवरी डे टू नो कि दिस इज द प्रपोजल। ठीक है, बाकी तफसील जरूर है जो फाइनली होती है। सॉरी, एन असाइड बट रैंडम क्वेश्चन, एकदम वो जो शुरू में बहुत सी खौफनाक चीजें थी ड्राफ्ट में, वो अब सब निकाल दी गई। मेरे इल्म में तो नहीं है जी। मेरे इल्म में जो आपने देखा है कि जो ड्राफ्ट, अब जो नया ड्राफ्ट है सर, उसमें मिलिट्री कोर्ट्स, मेरे इल्म में जो है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स का जिक्र है। जो लास्ट ड्राफ्ट पीपल्स पार्टी और गवर्नमेंट का भी मैंने देखा हुआ है, उसके अंदर फिर जुडिशरी से ही कुछ रिलेटेड चीज़ें और जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिकॉम्पोजिशन जिसमें पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेशन है, उसकी बात है। आई थिंक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के फिर हवाले से कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन के क़याम के जो चीजें थी वो वापस उनके आने का तो कोई इम्कान नहीं है। मेरे इल्म में तो ये ऐसी चीजें हकीकत है जो मैंने वही ड्राफ्ट देखा हुआ है जो पब्लिकली शेयर हुआ है। उम्मीद भी सर जी, इल्म में नहीं है या उम्मीद भी है कि वो वापस नहीं आएंगे? नहीं, देखिए, बात वो मुझे नहीं पता वो हैं कौन सी। अच्छा। बहरहाल मुझे ये पता है जो हैं। और अब आई थिंक कि जो मौलाना साहब और बिलावल साहब की कल तवील मीटिंग के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और आज मियाँ साहब के साथ, नवाज शरीफ साहब के साथ जो मुलाकात के बाद तफसीलात आएंगी, तो देन आई थिंक जो मुसवदा एज इट्स लुकिंग राइट नाउ विच विल बी क्लोज टू होपफुली द बिल दैट विल बी टेबल्ड, उसकी तफसीलात फिर इमर्ज करेंगी। जी, डिस्कशन होगी या सीधा पास हो जाएगा? तो नहीं, देखिए, एक तो डिस्कशन काफी हुई है, देखिए ना। स्पेशल पार्लियामेंट्री कमेटी हैज बीन डूइंग एग्जैक्टली दिस, जिसमें सारी जमातें मौजूद भी हैं। जमातें आपस में आउटसाइड पार्लियामेंट भी मिल रही हैं, पार्लियामेंट के अंदर भी कमेटी के अंदर डिस्कशन हुई है। तो इन अ वे तो जो कमेटी की डिस्कशन का काम था वो इस कमेटी में हो गया है। बहरहाल वी विल सी। पहले नेचुरली जब ये बिल आएगा तो पहले एक हाउस में टेबल होगा, इफ इट्स पास टू दैट हाउस इट विल गो टू द अदर हाउस। तो वो पार्लियामेंट्री प्रोसेस के मराइल से तो गुजरेगा जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दोनों का, उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। विल बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।